बढ़ती उम्र नए अनुभवों के साथ हमें जोड़ती है। ये अनुभव शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। आज हम इन अनुभवों और इन परिवर्तनों के साथ आपको जोड़ेंगे। आज के इस हेल्थ शो में बात करेंगे महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन यानी कि मेनोपॉज के बारे में। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस हेल्थ शो में हमारे साथ है ऑब्स्ट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट PGIMER से डॉक्टर रमनदीप बांसल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेल्थ शो में। मेनोपॉज की हमने बात की, शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की बात की, तो सबसे पहले डॉक्टर हम जानना चाहेंगे आपसे कि मेनोपॉज है क्या? मेनोपॉज जैसे कि नाम बता रहा है, मेनोपॉज, जिसमें मेनो मीन्स मंथली एंड पॉज मीन्स सीसेशन ऑफ मेंसेस, जी, महीने का बंद हो जाना। मेनोपॉज को डायग्नोज हम तब करते हैं जब महिलाओं को लगातार 12 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आते हैं, जी, जो बहुत सारे कारणवश होते हैं। बट जो नेचुरल मेनोपॉज हैं, जिसमें अंडेदानी से अंडे का बंद हो जाना, बनना बंद हो जाना और महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थम जाना, प्रोडक्शन जो कि प्रेगनेंसी होने का जो प्रमुख कारण है वो कम हो जाना और अंडे का ख़त्म हो जाना या लेस देन 1000 काउंट्स जो हम डायग्नोज करते हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं। डॉक्टर, इसकी कोई उम्र भी होती है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि लगभग 1 साल के अंडर तक जो पीरियड्स हैं, बिल्कुल वो नहीं होना इसका एक बहुत बड़ा कारक है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कोई एज लिमिट भी है? क्योंकि हो सकता है किसी को 3-4 मंथ ना हो रहे हों, तो क्या उसके लिए इंडिकेशन है? मेनोपॉज का जो इंडियन विमेंस में जो डेटा, एज पर डेटा जो एज है वो अराउंड एवरेज 46 इयर्स की विमेंस को ऑन एन एवरेज मेनोपॉज हो जाता है भारतीय महिलाओं के लिए। बट इसकी एक रेंज एज है, ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली 46 आते ही सबको मेनोपॉज हो जाएगा। सो 45 to 52 इयर्स इज़ द रेंज जिसमें लगभग 80 to 90% ऑफ दी महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है। इंडियन आपने बताया कि महिलाओं में, यस, भारतीय महिलाओं में जो एज है एज पर डेटा दैट इज 46.2। और ग्लोबली अगर हम ग्लोबली दिस इज स्टिल 48 to 55। तो 55 के बियॉन्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पीरियड्स आ रहे हैं उसको डिलेड मेनोपॉज कहा जाता है और यूजुअली बाय 90 to 95% ऑफ द फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है। तो जैसे आपने बताया कि 45 और 46 से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्री मेनोपॉज की अगर बात करें, अगर किसी को रुक के पीरियड्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि 12 महीने नहीं हो रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो सिम्टम्स क्या होंगे जिसके बारे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? मेनोपॉज की जो सिम्टम्स हैं, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू बेसिकली हार्मोनल चेंजेस, जिसमें ईस्ट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का विड्रॉ हो जाना, उसकी फॉर्मेशन और उसकी सर्कुलेशन बॉडी में कम हो जाने से मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं। तो उन सिम्टम्स में जो मुख्य है वो आम तौर पर जो महिलाओं में पाया गया है वो है हॉट फ्लैशेस। शरीर में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना। और ये ज़्यादातर हम अपने घर में जो हमारी मदर्स हैं, जो एल्डर्स फीमेल हैं, उनमें एक्सपीरियंस करते हैं। वो कहते हैं कि अचानक से बहुत सारी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सिर में से बहुत सारी हीट निकल रही है। तो हॉट फ्लैशेस, इसको वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ हॉट फ्लैशेस ही नहीं होते, उसके साथ एसोसिएटेड 3 और सिम्टम्स भी होते हैं कि एकदम से शरीर में गर्मी आ जाना, फिर कुछ महिलाओं में गर्मी के साथ साथ पसीना भी आता है और कुछ महिलाओं को उसी दौरान दिल की धड़कन का बढ़ना, जिसको हम पैल्पिटेशंस भी कहते हैं, ये होता है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी और बार बार आना ये हर महिला अलग अलग होता है, वेरी करता है। सो 85% ऑफ दी फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस होते हैं।
जहाँ तक आपका पीरियड्स का जो सवाल था कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी अगर हो रही है तो क्या सबको मेनोपॉज हो रहा है? क्योंकि एक इंडिकेशन सा हो जाता है ना दिमाग में, जैसे अब इस कॉन्वर्सेशन के साथ जो दर्शक जुड़ने वाले हैं, हाँ, वो कहीं अपने साथ जुड़े हुए इन सवालों में ये ढूंढ रहे होंगे कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो क्या वो मेनोपॉज का इंडिकेशन है या फिर कुछ और भी हो सकता है? पीरियड्स का इरेगुलरिटी जो है वो हर एज ग्रुप में पाई गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी, जब उसके पहले पीरियड्स आते हैं, इंक्लूडिंग इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जब उसकी फर्टिलिटी पीक पे होती है टिल 30-35, और 35 to 45 की एज में जो कि पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप, प्रीमीनोपॉजल एज ग्रुप है, उनमें भी पाई गई है। बट सारी इरेगुलरिटीज मीनोपॉज नहीं होती। इरेगुलरिटी का होना इज हार्मोनल इम्बैलेंस विच कैन हैपन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग दिस। इसमें कुछ साइक्लिक हार्मोनल जो चेंजेस हैं, जिसको हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं, उसका डिस्टर्ब होना से पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो जाती है। सो पर मीनोपॉज में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज आती है, जिनके साइकिल्स रेगुलर हैं, पीरियड्स का शॉर्ट होना। सबसे पहले जैसे रेगुलर पीरियड से 7 से 10 दिन का पीरियड्स का शॉर्ट होना। 21 दिन से पीरियड्स जिनके बार बार आ रहे हैं, वो एक सिम्टम है, पर हर फीमेल को वो मीनोपॉज नहीं होता। दो पीरियड्स की चेंजेस 3 से 4 साल उनकी फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले स्टार्ट हो जाती हैं। सो शॉर्टनिंग ऑफ द पीरियड्स इज़ वन, बट उसके साथ एसोसिएटेड अगर उनको हॉट फ्लैशेस हैं, पैल्पिटेशंस हैं, मूड चेंजेस हैं, चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट टेम्पर है, नींद का ख़राब होना है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अगर ये सारे सिम्टम्स इस एज ग्रुप पे उन्हें आ रहे हैं, अलॉन्ग विद इरेगुलर साइकिल्स जो कि पीरियड्स डिले होके आते हैं, फिर उनको कहा जा सकता है कि प्रोबेबली वो मीनोपॉजल ट्रांजिशन में है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम पेशेंट से जब बात करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कुछ टेस्ट लेते हैं, तो हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इरेगुलर पीरियड्स किसी को मीनोपॉजल ट्रांजिशन नहीं कहा जा सकता। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि ये कुछ इमोशनल चेंजेस भी हैं, जिसमें मूड फ्लक्चुएशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन भी इसके साथ एसोसिएटेड है। सो ये सारी चीज़ें जब एक महिला विटनेस कर रही है, सो यही वो वक्त है जब वो गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्ट्रिशियन को कंसल्ट करे, क्योंकि अगर प्रीवियसली ही हर चीज़ के इंडिकेशन को वो समझेगी तो शायद उसको मेनोपॉज का ये जो पीरियड है वो थोड़ा सा हैंडल करना आसान होगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो ये सब सिम्टम्स फेस कर रही हैं? मेनोपॉज लाइफ की एक ऐसा पड़ाव है जो हर महिला की लाइफ में आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1/3 ऑफ द फीमेल्स लाइफ goes in the post-menopausal phase, which is very very important. बहुत। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होना, because this is natural, it is not a disease. ये फिनोमिनन का होना, इसको एक्सेप्ट करना, इसके सिम्टम्स को जानना और इसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मीनोपॉज के साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ मीनोपॉजल फेज़ में ही स्टार्ट करें तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। बट अगर उसके बारे में अवेयरनेस है और उसको प्री मीनोपॉजल एज ग्रुप में ही उन आदतों को अगर ढाला जाए, तो शी कैन मोर हैप्पीली वेलकम दी सिम्टम्स एंड साइंस एंड कैन टैकल इट। जैसे मैम आपने बताया कि 1/3 जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हर फीमेल की ज़िंदगी में ये फेज़ आना ही आना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी रहे, तो इसीलिए ये भी हम ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। ये नेचुरल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे पीरियड्स आते हैं वैसे ही मेनोपॉज भी होगा ही होगा। तो अगर इसके, जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, इसकी ड्यूरेशन के बारे में बताया, तो हम इसके कारक कॉजेज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो कंसल्ट नहीं करता, जो इसे सिर्फ ये सोच लेता है कि शायद बढ़ती उम्र में तो फीमेल्स इसलिए चिड़चिड़ी हो रही हैं, भूलना शुरू हो गया है, पैनिक कर रही हैं, ये तो शायद बढ़ती उम्र इसके पीछे रीज़न है। हम चाहते हैं कि आज दूरदर्शन के माध्यम से आप इस काइंड ऑफ मिथ को भी और अवेयरनेस को भी जोड़ें और मिथ को तोड़ें।
जैसे कि हमारी बात हुई कि मेनोपॉज इज हार्मोन डिपेंडेंट। जी जी। ईस्ट्रोजन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता हम है। चाहते हैं कि आप ईस्ट्रोजन एक ईस्ट्रोजन, हाँ, सर्कुलेटिंग इसके एक बारे में हार्मोन बताएं। है, हाँ। जो कि अंडेदानी से रिलीज होता है। ओके ओके। सो इसके रिलीज के लिए एंड कुछ पेरिफेरल बॉडी फैट से भी सर्कुलेशन में कन्वर्ट होके आता है। ओके। बट ईस्ट्रोजन को रिलीज होना और इसका कंट्रोल करना इज देयर इज ए वन सीक्वेंस लाइक फ्रॉम द ब्रेन। एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस नाम से एक सीक्वेंस ऑफ हार्मोनल जो है ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करती हैं, जो अंडेदानी से ईस्ट्रोजन को कंट्रोल करती हैं। ओके। सो ये जो एक्सिस है ये इसकी मैच्योरिटी प्यूबर्टी पे होती है। दो अगर हम अंडों की बात करें कि जो ओवेरियंस में, जैसे मैंने बोला कि मेनोपॉज पे अंडेदानी में अंडे ही खत्म हो जाते हैं जो कि सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन है, जिसकी वजह से ये मेनोपॉजल चेंजेस होते हैं। जी। इन अंडों का डेवलप होना माँ की गर्भ से ही लड़की जो कि अगर वो जेनेटिक मेकअप जिसका गर्ल है उसका स्टार्ट हो जाता है। ओके। 7 से 8 हफ्ते की एज में, जिसको 1.5 महीने में जब माँ अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, अगर वो फीमेल भ्रूण है तो उसमें वो अंडे बनने ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं। जो कि अराउंड 6 लाख तक उनकी मात्रा होती है स्टार्टिंग में। बहुत बड़ी अवेयरनेस है। यस, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 हफ्ते के भ्रूण में वो मिलियंस में चले जाते हैं, 6 to 7 मिलियंस। अच्छा। जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ओके। और जब वो लड़की प्यूबर्टी पे एंटर करती हैं तब तक उसके पास 3 लाख तक एग्स बचते हैं जो कि रिजर्व में होते हैं। ओके। वहाँ से जब हर साइकिल में अंडा बनता है तो सर 8 से 10 अंडे जो हैं तैयार होते हैं, जिसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल माना जाता है जो कि हर साइकिल में तैयार होता है। वो बेसिकली ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और पीरियड्स आ जाते हैं। सो अराउंड 450 फॉलिकल्स डोमिनेंट होके चलते हैं। दीज आर द फॉलिकल्स जो जब बनते हैं हर साइकिल में तो ईस्ट्रोजन स्क्रीट करते हैं, जिनसे ये साइक्लिकल चेंजेस होती हैं एंड फीमेल की रिप्रोडक्शन चलती है। विद टाइम 35 की एज के बाद ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर इनकी काउंट नामात्र हो जाती है, या हमने अपने क्लिनिकल स्टडीज़ में हमने देखा है कि लेस देन 1000 काउंट रह जाती है। तो इनका रिस्पॉन्ड करना टू दी ओवेरियन एक्सिस एंड इनका डेवलप होना एंड ईस्ट्रोजन स्क्रीट करना टोटली कंप्लीटली बंद होना शुरू हो जाता है। जब लेवल्स एक लेवल के नीचे फॉल कर जाते हैं तो हम उसको मेनोपॉजल जो है चेंजेस होती हैं। और ये सारे सिम्टम्स जो हैं, इरिटेशन होना, बिकॉज ईस्ट्रोजन हमारे हेड टू टो तक अफेक्ट करता है, तो भूलना और डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल्स आर रिड्यूस्ड, दे आर नो मोर। सो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे उनका एक्शन जो वो हैप्पी हार्मोन है वो कम हो जाता है। सो ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स इंक्लूडिंग द बोन लॉस, ये डिप्रेशन एंड वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर, आपने इतने माइन्यूटली ये चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को तो इसके साथ बहुत ज़रूरी है जुड़ना। इनफैक्ट पूरा परिवार जुड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार अगर अपने घर की फीमेल को समझेगा तो उसकी सेहत को भी हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट ये आई ओपनिंग है हमारे लिए भी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ईस्ट्रोजन के बारे में आपने बताया और परिवर्तनों के साथ आपने बताया, तो क्या जब मेनोपॉज होता है तो उसके साथ साथ हाई बीपी होने के चांसेस या डायबिटिक होने के चांसेस भी अ लिटिल बढ़ जाते हैं? यस, एज के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो ईस्ट्रोजन इज़ वन थिंग, ईस्ट्रोजन विड्रॉल का होना एग्रेवेट करता है, बट कुछ और सिम्टम्स, कुछ और रीजंस भी होते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ एजिंग इज़ वन थिंग। तो जो हर टिश्यू की एजिंग हो रही है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एजिंग स्टार्ट्स, एजिंग की वजह से भी हार्ट की डिजीज़ का आना, बीपी का बढ़ना, डायबिटीज़ का आना, बट डेफिनेटली ईस्ट्रोजन का कम होने से इन सब बीमारियों का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो अब जैसे आपने बताया कि ये इंसिडेंट होने के चांसेस है, बढ़ जाता है, तो अपनी लाइफस्टाइल में एक महिला जो मेनोपॉज एक्सपीरियंस कर रही है उसको क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए? आप हमें डाइट भी सजेस्ट करें और लाइफस्टाइल में क्या वॉक, योगा, एक्सरसाइज रूटीन के साथ भी जुड़े।
जैसे कि हमने बोला कि जो क्योंकि दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस जिसका आना स्वाभाविक है, हर आना ही है। सो इसमें कुछ ड्रग थेरेपीज़ है और कुछ नॉन ड्रग थेरेपी है विच इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसका द कॉर्नरस्टोन ऑफ treatment of the menopausal symptom is lifestyle modification, which is a panel of habits. So इसमें जो मेन है वो है रेगुलर वॉक, 30 मिनट्स की एक वॉक एटलीस्ट 5 to 6 days a week is very important for everyone. एंड सेकेंड येस, बिकॉज जैसे हमने बात करी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और चिड़चिड़ापन, मूड चेंजेस, सो इनके लिए सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा एंड कोई मेंटल रिलैक्सिंग टेक्निक्स जी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ जैसे ईस्ट्रोजन का हर बॉडी पार्ट पे इफ़ेक्ट आता है तो विड्रॉल से बोन्स पे भी बहुत इफ़ेक्ट आता है। सो बोन लॉस होना इस एज पे बहुत बढ़ जाता है, इसलिए नॉर्मली बॉडी पेन या जॉइंट पेन या बॉडी पेन्स एंड जॉइंट पेन सिर्फ बोन लॉस से नहीं होगा, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, यानी कि मसल मास भी कम हो जाता है। हाँ जी, यानी कि विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, yes, उनका भी ख्याल रखना है। should be included and of course calcium intake, because body का जो कैल्शियम होता है वो पीक होता है 35 पे। आफ्टर 35 बाय 1 to 2% एवरी ईयर बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है, जो कि 45 के बाद पीक ले लेता है एंड बाय 48 वी आर एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम, स्पेसिफिकली कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट्स एज वेल एज सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स एंड पाउडर्स अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो एक पोस्ट मेनोपॉजल विमेन के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स एटलीस्ट 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम उनको डेली में चाहिए, विच कैन बी टेकन फ्रॉम द सप्लीमेंट्स एंड फ्रॉम द डाइटरी कैल्शियम। डाइटरी में जैसे कर्ड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, including certain vegetables and sprouts, whole wheat. Soya products also? Soya product, definitely soya एक वेजिटेबल ईस्ट्रोजन है। सोया के जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि क्या सोया का इंटेक बढ़ाने से ये हॉट फ्लैशेस को कम किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग वीगन हैं तो वो शायद मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाएंगे उनके लिए। यस, soya is basically a plant-based hormone. Okay. So this is called as phytoestrogen. Phytoestrogens are plant-derived estrogens. They are weak estrogens, but definitely they have a little role to some extent that they help in reduction of hot flushes. Okay. Okay. And of course vasomotor other symptoms, and they provide support to the bone mass also. So soya, these phytoestrogens are basically दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइसोफ्लेवोन्स एंड लिग्नैंस। आइसोफ्लेवोन्स सोया से मिलता है, सोया के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है, तो इसको हम महिलाओं को वर्बली रिकमेंड भी कर देते हैं कि येस अपने खाने में वो इंक्लूड कर सकती हैं, अलॉन्ग विद सर्टन अदर स्पेसिफिक मील्स लाइक complex carbohydrates, like whole grains, unpolished rice, sprouts, chickpeas, Bengal gram, और certain nuts जैसे flax seeds, sunflower and pumpkin seeds, dry fruits, cranberry. So these are the products which are provided by isoflavones and lignans. यानी कि हैप्पी हेल्दी खाना ज़रूरी है और शायद इससे वेट बैलेंस भी रहेगा। वेट बैलेंस डेफिनेटली रहेगा, प्लस कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो किचन में हमारे इंडियन कल्चर में डाली जाती हैं, जैसे टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स, जीरा, जिंजर, मिलेट्स भी है इसका हिस्सा। मिलेट्स डेफिनेटली, सो दे आर अरोमा, रागी बाजरा, ये सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होती है, सो इनका इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर, जैसे आपने बहुत ही डेप्थली हमें बताया कि डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज रूटीन, योग, प्राणायाम मेंटली फिजिकली हमें फिट रखेगा। 30 मिनट्स वॉक आपने इंक्लूड की, मैं काइंड ऑफ रिवाइज दे रही हूँ हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनके लिए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मेनोपॉज के साथ जुड़ा होता है कि वेट बढ़ेगा। सो फीमेल्स आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट कि वेट बढ़ेगा तो उनकी बोन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके नीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आप उनको क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं? क्या वेट बढ़ना मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड है? क्योंकि आपने डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन सजेस्ट ऑलरेडी कर दिया है। वेट बढ़ना इज नॉट menopause actually. It is not it is found to be associated with menopause, but it is not because of menopause. Okay. Weight का बढ़ना is because of reduction in the BMI. BMR आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो एज इज़ वन थिंग। एज के साथ साथ जब आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो डेफिनेटली मसल मास कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन विड्रॉल, जिसमें फैट अकोमुलेट हो जाता है। दिस इज़ वन। सो एजिंग इज़ वन। एंड सेकेंड थिंग, येस देयर इज़ कुछ महिलाओं कुछ नहीं मतलब मोस्टली महिलाओं हमारे पास आके बात करते हैं कि अब्डोमिनल वेट स्पेशली इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस change in the hormones. There is a redistribution of the fat. It is not just weight gain. The fat from the peripheries get accumulated around the abdomen. तो वो यूजुअली ये कंप्लेन करते हैं कि पेट के आसपास उनका वेट जो है बढ़ गया है, पेट की गिर्द बढ़ गई है, जबकि खाने में चेंज नहीं है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि खाने में जब चेंज नहीं है इसीलिए ही वेट बढ़ रहा है, स्टैग्नेशन है, वॉक नहीं कर रहे तो इसीलिए। क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है बट उनका खाना सेम रहता है। So, जब रेट कम हो गया है तो खाने को भी कम करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ईस्ट्रोजन के विड्रॉल से और हार्मोनल चेंजेस और एजिंग से मसल मास कम हो रहा है। कॉमनली हमारा मसल मास ही हमारे फैट को कंज्यूम करता है। सो दे नीड टू डू एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, मसल मास को मेंटेन करके रखेंगी तो कंजप्शन ऑफ फैट जो अकोमुलेशन है वो कम होगी, जिससे वो एंड प्लस डाइट अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, दे नीड टू रेगुलेट द डाइट ऑल्सो एंड स्टॉप एडिक्शंस लाइक टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब का इंटेक भी कम करना पड़ेगा एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो वो कुछ हद तक वेट को मेंटेन कर सकती हैं इंक्लूडिंग रेगुलर रूटीन एक्सरसाइजेस। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो बहुत सी फीमेल हेयर लॉस भी एक्सपीरियंस करती हैं और स्कैल्प उनका ज़्यादा विजिबल होना शुरू होता है, तो ये भी मेनोपॉज से रिलेटेड है? यस, इट इज़ नॉट ओनली मेनोपॉज, इट इज़ एज। सो मेनोपॉज में जैसे मैंने बोला कि ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो कि हमारे ब्रेन सेल से लेके फ्रॉम हेड टू टो हर सेल को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं तो ये सारे रिसेप्टर्स एंड सर्कुलेटिंग लेवल्स कम हो जाते हैं और कुछ और हार्मोन्स एक्सेस में बढ़ जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन्स, एंड्रोजन्स, जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट इस एज पे ये रिवर्स हो जाता है फीमेल्स की सर्कुलेटिंग सिस्टम में कि ईस्ट्रोजन का कम हो जाना और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन का बढ़ जाना। जैसे कि आपने देखा हो कि बॉडी बिल्डर्स जो मसल मास बढ़ाते हैं उनके एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं तो उनको हेयर लॉस डाला जाता है बॉडी बिल्डर्स इन मेल्स। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ पिक्चर फीमेल्स में आनी शुरू हो जाती है कि हार्मोन्स उनकी ओवरी से एग्स चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रोमा जो ये ऑपोजिट हार्मोन क्रिएट करता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होना, स्किन का ड्राई होना, स्किन का थिनिंग होना, लॉस ऑफ कोलेजन फ्रॉम द स्किन जिससे झुर्रियों का पड़ना, आइज का ड्राई होना। नॉट ओनली दैट, मोस्टली फीमेल्स लेट एज में कंप्लेन करते हैं कि उनको यूरिनरी कंप्लेंट्स भी होते हैं, पेशाब का बार बार जाना, इचिंग होना, होल्ड नहीं कर पाते हैं, बार बार इन्फेक्शंस होती हैं। ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ दी लो सर्कुलेटिंग ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं जिसकी वजह से ये होती हैं। डॉक्टर, आपने सजेस्ट भी किया है, आगाह भी किया है कि हमें अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक काइंड ऑफ इंडिकेशन है, हम इससे बच सकते हैं। मेनोपॉज तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें कॉजेज़ हैं उनसे हम बच सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर हमें देखने वालों के लिए, हमें दर्शकों के लिए, कि कितना ज़रूरी है मेनोपॉज की ट्रीटमेंट? Awareness for the menopause is very important,
because this is one phase of life which everybody is to face and welcome. मेनोपॉज के दौरान जो बेसिक सबको जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन टुडेज़ लाइफ, विच इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज and concentrate on the essential nutrient intake and avoid addictions to excessive alcohol, tobacco chewing, smoking and caffeinated drinks. Plus to consult the gynecologist whenever they face symptoms which they are not able to manage with the lifestyle modification. So and calcium intake, इन महिलाओं के लिए कैल्शियम का डाइट से एंड कुछ सप्लीमेंट से लेना, मिल्क प्रोडक्ट्स का कंज्यूम करना, प्लस सन एक्सपोजर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सम 20 to 30 minutes of sun exposure between 10 a.m. to 3 p.m. is another recommendation because this helps in synthesis of vitamin D. Vitamin D helps in calcium absorption and increasing the bioavailability of the calcium in the circulation and increasing the bone strength. So ये कुछ important steps हैं जिनको उनको अपनी life में पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि 35 की एज में ही अपनी लाइफ में ढाल लेनी चाहिए ताकि ये हैबिट्स जो हैं कि उनकी लॉन्ग लास्टिंग एज तक रहे और इन सिम्टम्स को कुछ हद तक कम किया जा सकता है और बेटर उनको टैकल कर सकते हैं. डॉक्टर, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आज आपने इस कार्यक्रम में जोड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, ताकि हम अपने घर की महिलाओं के शारीरिक ये जो परिवर्तन है जो उम्र के साथ आगे बढ़ रहा है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर की हेल्प कंसल्ट ज़रूर करें. आज हमारे साथ डॉक्टर रमनदीप बांसल जुड़े, PGI-MER से गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन. आज के इस कार्यक्रम के साथ आप भी जुड़े DD पंजाबी, DD चंडीगढ़, DD हरियाणा के सैटेलाइट चैनल के साथ और हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़े. अगले हेल्थ शो के साथ एक और कंसर्न का आंसर लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक निधि को धन्यवाद.